नमस्कार दोस्तों, आज के मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने सोशियो रिफॉर्म समाप्त किया और नेक्स्ट टॉपिक हम आज अपने आधुनिक भारत के इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे जनजातीय विद्रोह। ठीक है, जनजातीय विद्रोह। ठीक, जनजातीय विद्रोह। ठीक है, हम इसको देखेंगे। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो मैंने पहला जो क्लास लिया था आपको मैं समझाया था कि कई धारा के साथ पढ़ना चाहिए। एक साथ कई धारा चलती है, उसमें एक धारा होती है विरोध की धारा। विरोध की धारा, ठीक है, विरोध की धारा एक धारा चलती है। उस धारा में क्या होता है कि जो अंग्रेज अपना गतिविधि करते हैं, अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए जो गतिविधि करते हैं, जैसे क्षेत्रीय शासकों का पतन करते हैं या क्षेत्रीय एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर के अंतर्गत करते हैं, उसमें एक देखिएगा कि विरोध होता है। उसी प्रकार से अन्य भी क्षेत्रों में अपने राजनीतिक आर्थिक लाभ लेने के लिए, प्रशासनिक लाभ लेने के लिए अपने नीतियों के माध्यम से उसमें विस्तार करते हैं। ठीक है, सिंपल समझिएगा इसको। तो वहां पर जो विस्तार करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहां से विरोध का स्वर प्रस्फुटित होना शुरू हो जाता है उस विस्तार की नीति के अगेंस्ट, खिलाफ में। ठीक है, दरअसल जनजातीय विद्रोह इसी क्रम का एक हिस्सा है, विरोध की धारा का ही एक क्रम है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो जनजातीय विद्रोह होता है, जो जनजातीय समाज है, खास करके ये समझिए, वो एक परंपरागत सांस्कृतिक समाज होता है। एक परंपरागत और सांस्कृतिक समाज, यानी कि परंपरा पर एक उनकी सांस्कृतिक संरचना होती है, ये उस पर आधारित समाज होता है, जो अपने आप में स्वतंत्र होता है। क्या होता है? अपने आप में स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र होने के ही साथ साथ अपनी शासन परंपरागत व्यवस्थाओं पर, मान्यताओं पर आधारित एक शासन व्यवस्था से वो शासित होता है। जो आदिवासी समाज होता है, जो जनजातीय समाज होता है, समाज के मुख्य धारा से कटा हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है? समाज की मुख्य धारा से कटा रहता है। ठीक है, समाज की मुख्य धारा से वो कटा रहता है। ऐसी समाज को कहते हैं स्वतंत्र एवं स्वच्छंद समाज भी कहा जाता है, कि ये आदिवासियों का समाज अपने आप में स्वतंत्र एवं स्वच्छंद होता है। कभी आप जाइएगा, आज भी अगर आप अंडमान निकोबार में जरवा जनजाति के क्षेत्रों में जाइएगा तो वो लोग अलग स्वच्छंदता की जीवन जीते हैं, सेंट्रली अलग स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता की जीवन जीते हैं। कहीं लोग अपने शरीर के ऊपर वस्त्र भी नहीं धारण करते या बहुत कम धारण करते हैं। ये अलग प्रकार की उनकी सांस्कृतिक विशेषता होती है। तब सवाल उठता है कि आखिर जब इस प्रकार की लोग जीवन जीने के आदती हैं, इस प्रकार के सामाजिक ताना बाना में ढले हुए हैं, तो निश्चित रूप से अगर उनका बाह्य इंटरफेयर होगा उनके सामाजिक संरचनाओं पर, उनकी परंपरागत धार्मिक मान्यताओं पर, उनकी आर्थिक संरचनाओं पर, तो क्या ये विद्रोह नहीं करेंगे? ये विद्रोह का यहाँ पर स्वर उठेगा या नहीं उठेगा? तो यही एक मुख्य चीज है जो समझने की जरूरत है जनजाति आंदोलन के संदर्भ में। दरअसल जनजाति आंदोलन का जो विद्रोह है उसके कई कारण हैं। अब हम आते हैं मूल बिंदु पर, कारण के। ठीक है, कि आखिर क्या ऐसा कारण था जिससे कि जनजातीय आंदोलन, जनजातियों के द्वारा एक आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से विरोध का स्वर
एक विरोध का लहर प्रस्फुटित हुआ, हम इसको देखेंगे। ठीक है, जनजातीय विद्रोह के कारण हम देखते हैं। पहला, विद्रोह के कारण। तो जनजातीय विद्रोह के आप कारण देखिएगा तो इसमें सबसे पहले आर्थिक पहलू पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, जनजातीय विद्रोह के ठीक आर्थिक कारण पर आप दृष्टिपात करिए तो आप देखेंगे कि आर्थिक तत्वों को जनजातीय विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल किया गया है। आदिवासियों के जीवन में वनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जंगलों पर उसका परंपरागत अधिकार था, लेकिन ब्रिटिश सरकार की वन नीति ने वनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया और आदिवासियों को वन सामग्री के उपयोग की आजादी से प्रतिबंधित कर दिया गया। एक चीज, पहला एक केस स्टडी का भी विषय है, आर्थिक कारण में हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, देखिए आर्थिक कारण पर मैंने आपको एक जनजातीय समाज की संरचना पहले ही अभी बता दिया। जनजातीय समाज स्वतंत्रता स्वच्छंदता पर आधारित एक उनकी आर्थिक संरचना भी होती है। उस आर्थिक संरचना में क्या था कि जो वन पर परंपरागत अधिकार था, किसका? आदिवासियों का। ठीक है, जंगलों पर उनका परंपरागत अधिकार था। परंपरागत अधिकार का तात्पर्य यह है कि जंगल का जो वनोत्पाद जो प्रोडक्ट होता था वो उसको अबाध तरीका से बिना किसी रोक टोक के उपयोग करते थे, अपने जीविका चलाने में या अपने आर्थिक धनोपार्जन करने के रूप में। और वनोत्पाद में मुख्य रूप से लकड़ी होती थी, जड़ी बूटियां होती थी और जो शराब वगैरह महुआ का ये लोग बनाते थे वो होता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इनका वनों के क्षेत्रों पर इंटरफेयर किया गया और एक वन नीति लाई गई। इस वन नीति को के अंतर्गत वनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। जब वनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया तो निश्चित रूप से क्या हुआ कि वन के उपयोग करने पर प्रतिबंध लग गया। जिस प्रकार की आजादी के साथ पहले से आदिवासी लोग इस वन सामग्री का उपयोग कर रहे थे, वो आजादी इनकी छीन गई। और एक तरह से ये भी जान लीजिए, न केवल छीन गई, टैक्स के दायरे में भी आ गई। वो कर के दायरे में भी ये वनोत्पाद आ गया। अब उसका अगर उपयोग करना है तो उनको टैक्स भी देना होगा, उस पर कर लगा दिया गया। ठीक, कर लगा देने से मामला और गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण एक आर्थिक पृष्ठभूमि है जिससे संपूर्ण आदिवासी समाज बौखलाहट में आ गया और न केवल बौखलाहट में आ गया बल्कि अपने आप को छला हुआ महसूस करने लगा और किसी न किसी प्रकार से यहां से रोष, कुंठा, असंतोष अंग्रेजी शासन व्यवस्था के प्रति उनके अंदर उत्पन्न होने शुरू हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। जंगलों पर उनका परंपरागत जो अधिकार था वो छीन लिया गया। ठीक है, क्या है? जंगलों पर से परंपरागत अधिकार का छीन जाना। अब बहुत इजी हो गया इसका व्याख्या करना, बस इस पॉइंट को याद रखिएगा। आंख मूंद कर भी आप लिखिएगा तो लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या है? प्रैक्टिस महत्वपूर्ण होता है। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ मते होत सुजान,
रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो ये प्रैक्टिस की चीज है, बस 2-4 बार पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में छप जाएगा ये कॉन्सेप्ट। और मैं आपको वो पढ़ा ही नहीं रहा हूं पूरे हिस्ट्री के क्लास में, यूपीएससी तक आप कंफर्ट रहेंगे कि मैं ये पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके अंदर एक अप्रोच बिल्डअप हो जाए। मेरे अंतिम उद्देश्य यही है कि आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाए इतिहास के प्रति, और हंसते खेलते कट जाएंगे रास्ते, ठीक है ना। तो हंसते खेलते ये जो आर्थिक इतिहास में, ये जो जनजातीय आंदोलन है, इसमें आपके रास्ते कट जाएंगे। तो पहला बिंदु जो आपको किताब से नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज में ये दिखाई देगा, तो ये आपको होगा, ठीक है। सेकेंड टॉपिक, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक एंड दिस इज सेकेंड टॉपिक। भू राजस्व के नए तरीकों अर्थात नगद भुगतान की पद्धति ने महाजनी व्यवस्था को बढ़ावा दिया। फलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर महाजनों की पकड़ मजबूत हुई और आदिवासी अपनी भूमि से बेदखल किए जाने लगे, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। हुआ क्या था कि अंग्रेजों के आगमन के बाद से ये क्षेत्र भू राजस्व से भी मुक्त हुआ करता था। खुटकटी व्यवस्था यहां पर चलती थी, सामूहिक संपत्ति, सामूहिक भूमि हुआ करती थी, और इस प्रकार से इनका अर्थव्यवस्था चलता था। लेकिन अंग्रेजों के आ जाने के बाद भारत में लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया गया। आधुनिक भारत के इतिहास में आप समझ लीजिए, मैं इसको पढ़ा चुका हूं लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या है। जब लैंड रेवेन्यू LRS, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था, जब भू राजस्व व्यवस्था लाया गया, ठीक है, तो उसके अंतर्गत बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस तक के रेंज में क्या किया गया, अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट लाया गया, अस्थाई बंदोबस्त लाया गया। और इसके अंतर्गत जमीन का मालिकाना हक अंग्रेजों को दे दिया गया, इसीलिए इसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। अब जमीन, संपूर्ण जमीन का मालिक कौन हो गया, जमींदार हो गया, ठीक, कौन हो गया, जमींदार हो गया, संपूर्ण जमीन का मालिक। अब जो भी जमीन का परंपरागत मालिक किसान या आदिवासी थे अपने अपने क्षेत्रों में, वो क्या हो गए, दिस इज द रेंटर। अब एक किराएदार हो गए, एक किराएदार की भूमिका में आ गए, इनका जमीन पर से हक छीन गया, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व कैश के रूप में, नगद रूप में लिया जाना शुरू हुआ। अब नगद भुगतान आवश्यक हो गया, ठीक है। अब अंग्रेज बेचारे ये जनजाति लोग कहां से पैसा लाएंगे, कहां से ये उतना आपको कैश देंगे, हार्ड कैश कहां से देंगे। ये तो उस टाइप के संरचना में पले भी बढ़े नहीं थे, इनका पालन पोषण ही कैश क्रेडिट में नहीं हुआ था, तो ये कहां से देंगे। तो ये इनके लिए बड़ी नागवार गुजरा और इनके लिए दुखद घटना था, क्योंकि कैश देने के लिए ये लोग साहूकारी के दुष्चक्र में घिरते चले गए, साहूकारी के दुष्चक्र में घिरते चले गए। क्योंकि पैसा देना था जमींदार को, जमींदार अंग्रेज को देता था, कुल मिलाकर कैश देना था। कैश देने के लिए ये अब इनका दोहरा शोषण यहां से शुरू हो गया। जो साहूकार दिया वो अपना ब्याज वसूलने के लिए इनके ऊपर दबाव देता था। इनका घर मकान, जो गाय बकरी भैंस, जो इनकी थोड़ा बहुत जान माल होती थी, जो प्रॉपर्टी होता था, उनको जबरदस्ती अपने ब्याज, अपने पैसा के बदले में ले लेता था, एक चीज। दूसरी चीज, इनके साथ अन्यायपूर्ण भी अमानवीय व्यवहार कह सकते हैं, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करना, ठीक है, गलत दृष्टि रखना, ये सब जमींदार अंग्रेज और साहूकार तीनों लोग ऐसा दृष्टि रखते थे। और अगर इस समय पर पैसा न दें तो ये भूमि से बेदखल भी कर दिए जाते थे। तो ये सब समस्याएं जो है इनके लिए एक रोष पैदा की, एक इनके लिए क्रोध उत्पन्न की अंग्रेजों के विरुद्ध, कहीं कहीं जमींदार और साहूकारों के भी विरुद्ध।
तो जनजाति आंदोलन के केंद्र में आप देखिएगा तो आपको आर्थिक पहलू ही दिखाई देता है महत्वपूर्ण रूप से। ये दूसरा आर्थिक पहलू का है, ठीक है। महाजनी व्यवस्था यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर महाजनों की पकड़ होना, भू राजस्व के नए तरीके, ठीक है। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। मैंने इसका आपको व्याख्या किया। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये मैं बता दिया हूं, अभी तीसरा भी। चौथा, ये भी मैं 1793 का अस्थाई बंदोबस्त ने किस प्रकार से इन लोगों को प्रभावित किया ये देख लिए। दरअसल जो अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में स्थापित किया गया था, अंग्रेज जनजाति लोग इसके भी विरुद्ध थे। जनजाति लोग इस नई व्यवस्था से अपरिचित थे और इसके विरुद्ध थे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तीसरा हो गया। चौथा, फोर्थ पॉइंट, अंग्रेजों को आबकारी करों की वसूली भी जनजातीय विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण बनी। मैंने बताया पहले कि इन लोगों के परंपरागत वनोत्पाद से ही जुड़ा हुआ एक पहलू है, वो है शराब बनाने का, ठीक है। शराब बनाने का कार्यक्रम ये इनका परंपरागत है और आज भी इनको हड़िया सिस्टम जिसको हम बोलते हैं जनजातीय क्षेत्रों में, झारखंड वगैरह में, ये आज भी इसको सरकारी मान्यता मिला हुआ है। देसी शराब की दुकान वहां पर लीगल है और देसी शराब के बाहर ही गिलास में बैठकर सब झारखंड में आप जाइएगा तो पीता है लोग। अब आप झारखंड के लोग तो देखते भी होंगे, चाहे आप जिस भी बड़े शहर में चले जाइए। सबसे बड़ी बात है कि जो बाहर से जाता है उसको आश्चर्य होता है कि ओपन मार्केट में, ठीक है, रोड पर ही ये लोग पीते हैं। इस इनके शराब बनाने और शराब पीने के परंपरा को आज भी मॉडर्न एज में गवर्नमेंट इनको मान्यता देती है। लेकिन तब अंग्रेजों के द्वारा आबकारी नियम लाकर 1822 में उत्पाद शुल्क लगा दिया गया, जिससे स्वनिर्मित शराब का उपयोग उनके लिए दुभर हो गया। अब बेचारे बताइए, नशा तो, शराब तो जरूरी था, इनका परंपरागत पेय पदार्थ हम कह सकते हैं कि था, तो इसके सेवन से भी ये मुक्त हो गए। उस पर अब टैक्स लगा दिया गया। 4 आना 1830 में प्रति घर 4 आना वसूल करना शुरू कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हड़िया चुआने का, जो चावल और खास करके चावल ही है, झारखंड में तो चावल से ही बनाया जाता है। अब चावल से कैसे बना लेते हैं, मैं देखता हूं कि एक दिन मीटिंग की ही चावल खराब हो जाती है, पता नहीं ये लोग कैसे बना लेते हैं। अगर हमारे जो भी स्टूडेंट हैं इस कला से अगर परिचित है तो कृपया मुझे भी इसको बताएं कि ये क्या सिस्टम है, क्या इन लोगों का साइंटिफिक अप्रोच है इसमें, कि कैसे ये लोग इतना बढ़िया शराब बना लेते हैं। सुनते हैं कि जो क्वालिटी वाला इसमें चावल का बनाया हुआ शराब होता है वो सेहत के लिए भी लाभदायक होता है। अमूमन शराब में तो यही कहा गया है कि ये खराब है। आप इतिहास में पढ़िएगा तो ऋग्वेद में भी इसकी बुराई के विषय में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ही कहा गया है कि सुरापान करके लोग आपस में लड़ने एवं झगड़ने लगते हैं, इस समाज के लिए हानिकारक तत्व है। ऐसा वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में। और लेकिन वहीं पर वह भी कहा गया कि यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। दोनों बातें हैं। यहां पर भी वही है, मुझे दिख रहा कि ये लाभदायक भी है। मैं भी झारखंड के दौरा पर था तो मुझे पता चला कि ये बड़ा अच्छा होता है, बड़ा बेनिफिशियल होता है अगर सही तरीका से लिमिट मात्रा में लिया जाए। तो कृपया आप लोग इस नंबर पर बताइएगा कि किस प्रकार से ये थोड़ा अच्छा है, मैं भी इसको जानूं, इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो जो ये परंपरागत रूप से हड़िया चुआने की जो इनकी अधिकार थे और स्वनिर्मित शराब पेय पदार्थ पीने का जो इनका परंपरा एवं अधिकार था, उस टैक्स के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। 1822 ईस्वी में उत्पाद शुल्क लगाया गया और 1830 ईस्वी में घर पीछे 4 आना, ठीक है, वसूल करना शुरू कर दिया गया। उसके बाद से देखिएगा तो 1827 के बाद से जबरन
पोस्तों की खेती और अफीम की खेती करवाना शुरू किया गया। यहाँ पर इनकी बेगारी ली जाती थी और अफीम पर कर की वसूली की शुरुआत हुई। अफीम पर से कर वसूली की शुरुआत भी किया गया। इस प्रकार से आप देखिएगा तो आर्थिक पहलू पर अंग्रेजों जनजातियों का जो ढांचा था, आर्थिक ढांचा था हर स्तर पर, वो इनके क्या हुआ, टैक्स के दायरे में ला दिया गया। जो स्वतंत्र स्वच्छंद, जो कभी पूंजी इकट्ठा करने के कॉन्सेप्ट पर ही नहीं समझ रहा है, वो क्या टैक्स देगा, और वो टैक्स सिस्टम से परिचित ही नहीं था। इवन कि झारखंड वगैरह में तो ऐसे जनजातीय शासक हुआ करते थे जो कि टैक्स ही नहीं लेते थे। नागवंशी शासक जो था वो तो शुरुआत में टैक्स ही नहीं लेता था अपने जनजाति प्रजा से, जनजाति ने सामान्य प्रजा से भी। तो इस प्रकार के राज परंपरा में, शासन परंपरा में भी झारखंड की जनता पली बढ़ी थी। और जब बाद में मुगलों के समय में शासक के ऊपर दबाव डाला गया कि तुम मुझे टैक्स दो, तो ये टैक्स वसूलना शुरू किया दुर्जन साल वगैरह के टाइम में। तो जहां पर समाज ऐसा हो वहां पर आप टैक्स के दायरे में लाकर और उसको जबरदस्ती बाय कंपल्सन, बाय फोर्स आप उससे वसूल रहे थे। ठीक, तो यहां पर आर्थिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जनजातीय आंदोलन के रूप में। ठीक है, रहा सहा कसर आदिवासियों पर नमक कर लगा दिया गया। अब नमक तो भाई सबसे मोस्ट नेसेसरी चीज है पर डे के लाइफ में, अब इसको भी टैक्स के दायरे में ला दिया गया। यहां से भी जनजातियों के अंदर एक कुंठा उत्पन्न हो गई। ठीक है, एक कुंठा का महत्वपूर्ण रीजन ये भी था आर्थिक पहलू में, क्योंकि नमक एक ऐसा तत्व है जो रोज के रसोई में इसका उपयोग दोनों टाइम होने वाला है, इसके बिना जीवन नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए, वो भी कर के दायरे में आ गया। सब मिलाकर इनको आर्थिक क्षति इतनी हो रही थी कि ये महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। ठीक है, अब आइए राजनैतिक एवं प्रशासनिक, नया प्रशासनिक ढांचा, राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में क्या हुआ था कि राजस्व एवं सामरिक आवश्यकताओं के कारण अंग्रेजों ने आदिवासी इलाकों में पुलिस थाने, सैनिक छावनियां स्थापित की। देखिए यही है पहला बिंदु राजनैतिक एवं प्रशासनिक में। आदिवासी इलाकों में, आदिवासी इलाका का मतलब है आदिवासी क्षेत्रों में आधुनिक पुलिस प्रशासन, सैनिक छावनियां और कंपनियों के कानूनों को लागू कर दिया गया। एक किसी प्रकार से बाह्य हस्तक्षेप तो पहले जनजातीय समाज को पसंद नहीं था, इनका अपना कल्चरल फीचर्स थे, विशेषताएं थी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा आधुनिक पुलिस फोर्स स्थापित कर दी गई, नए नए कानून उनके ऊपर थोप दिए गए और उसको पालन करना मजबूरी थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में नए शासन के द्वारा क्या हुआ कि ये लोग अपनी स्वतंत्रता पर बाधा समझने लगे और जो नए शासन व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस प्रशासन और जो चौकीदार थानेदार हुआ करते थे, ये लोग शोषण भी करते थे। इनके द्वारा वेलफेयर स्टेट का कोई भूमिका नहीं निभाया जा रहा था। जो लोक कल्याण पर आधारित, जन कल्याण पर आधारित, सहयोग, परस्पर सहयोग पर आधारित शासन व्यवस्था होनी चाहिए, वो यहां पर नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और दूसरी तरफ एक तो इनका स्वरूप, दूसरी तरफ यह था कि जनजातियों के द्वारा जो बदला हुआ इस परिदृश्य था वो उसमें सहयोग करने के लिए 1% भी तत्पर तैयार नहीं थे। ठीक है, किसी भी स्तर पर ये उसको नई व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं थे। कौन? आदिवासी लोग। ठीक है, फलतः उन्होंने विद्रोह किया और विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण एक नई प्रशासनिक व्यवस्था, नई राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था रही। ठीक है,
फलतः उन्होंने विद्रोह किया। वस्तुतः आदिवासी से समाज से अलग थलग रहते थे, लेकिन ब्रिटिश राज ने उनको पूरी तरह से औपनिवेशिक घेरे में खींच लिया। मैंने पहले ही बताया कि ये शेष समाज से, समाज के मुख्य धारा से कट कर रहने वाले लोग थे। अंग्रेजों के द्वारा अपने पोरिफेरी में, अपने चारदीवारी में, शासन के चारदीवारी में इनको खींचकर लाया गया। ये इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण भी बना। ठीक है, फिर सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण भी जनजातीय आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। कैसे, इसको हम देखते हैं। ब्रिटिश करिंदों ने आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था एवं रीति रिवाज की आलोचना शुरू कर दी। आदिवासियों को मूर्ख एवं अंधविश्वासी कहा गया। ठीक है, लेकिन आदिवासी यह सब सुनने को तत्पर नहीं थे। उन्होंने अपने मुखिया पर पूरा भरोसा किया। इस संदर्भ में 1817 में चेरों ने, 1819 में मुंडाओं ने अपने जमींदारों के साथ विद्रोह किया, जिनके अधिकार ब्रिटिश ने छीन लिए थे। दरअसल आदिवासी समाज एक परंपरागत समाज होता है और वहां पर परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आधुनिक दृष्टिकोण से अगर उस परंपरा का व्याख्या करिएगा तो वो अंधविश्वास पर आधारित दिखाई देगा। जहां साइंटिफिक अप्रोच का अभाव होता है, आधुनिक ज्ञान विज्ञान का वहां पर विशेष महत्व उस समय नहीं था। ठीक है, ऐसा ये समाज था। अंग्रेज लोगों का जब उस एरिया में एंट्री हुआ तो वो लोग क्या किए कि कहे कि ये तो मूर्ख है, पिछड़ा है, हाफ निग्रो हाफ गोरिल्ला है, वही इंडियन को जो कहते थे उससे भी अंधविश्वास पे आधारित इस तरह से कह के इनका उपहास करना शुरू किए। इनके अंदर जो अच्छाइयां भी थी उसको भी ये लोग उपहास के दृष्टि से देखते थे, क्योंकि ये औपनिवेशिक गवर्नमेंट थी। आप समझिएगा इसको कि एक औपनिवेशिक सरकार है, इसमें सुधार करना, इस कमियों को दूर करने के लिए कम और इनको नीचे दिखाने के लिए, इनके आत्मविश्वास को गिराने के लिए ज्यादा कार्य किया गया। ऐसी स्थिति में वहां पर विद्रोह का स्वर उठा। ठीक है, इस विद्रोह के स्वर में आप देखेंगे कि कई हमें अभिव्यक्ति दिखाई देती है। जैसे 1817 में चेरों ने, 1819 में मुंडाओं ने, ठीक है, अपने जमींदारों को समर्थन में विद्रोह किया, जिनके अधिकार ब्रिटिशों ने छीन लिए थे। इसी क्रम में आप देखिएगा तो संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह भी होता है। ये आदिवासियों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शोषण का ही परिणाम भी था। क्या? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखिएगा कि तिलका माझी के नेतृत्व में तिलका विद्रोह। एक क्या था? अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध, हर प्रकार के शोषण, एवरी एस्पेक्ट्स से ये एक्सप्लॉयटेशन करते थे। राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, और अपने भारतीय संस्कृति को नीचे गिराना समाज का ही ये भी पहलू है। इस क्षेत्र में ये लोग शोषण करते थे। यही कारण है कि विद्रोह का स्वर जो है यहां पर शुरू हो गया, चाहे वो चेरा आंदोलन के रूप में हो, मुंडा आंदोलन के रूप में, आगे चलकर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान हो, या संथाल विद्रोह के रूप में। ठीक है, ठीक है। आप देखिएगा कि सामाजिक कुरीतियों से संबद्ध कानून जनजातियों के लिए समान रूप से लागू थे। उड़ीसा के खुंडों ने इस कारण विद्रोह किया था। सरकार ने उनमें प्रचलित नरबली को रोकने की कोशिश की थी। दरअसल बोले ना कि कुछ मान्यताएं ऐसे, जैसे उड़ीसा जो कि उस समय बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, वहां पर खुंड जनजातियों के बीच में नरबली की सिस्टम चली आ रही थी। लेकिन यहां पर कानून बनाकर, और जो खुंड जनजाति, आज भी वो थाना भी उनके इर्द गिर्द थाना स्थापित कर दिया गया कि ऐसा वो लोग न करें। उस मानवता के हित में था, समाज के लिए आधुनिक एक ठीक था। लेकिन इनके लिए ऐसा लगा कि ये हमारे सामाजिक संरचना में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? सामाजिक संरचना में ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है। इस समाज
सुधार कानून के माध्यम से जो भी ठगी प्रथा, नरबली इत्यादि रोकने का, दास प्रथा जो कानून आया था उसमें एक नरबली को भी रोकने का किया गया था। ठीक है, तो इसके द्वारा भी ये। फिर है ईसाई धर्म प्रचारक आदि क्षेत्रों में प्रवेश कर उनकी संस्कृति पर प्रहार कर रहे थे, फलता आदिवासियों में असंतोष पैदा हुआ। जनजातीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण कारण है कि जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासियों का प्रवेश, इसको समझिए। ठीक है, कैसे प्रवेश वो आपको मैं बताता हूं। ये लोग जब जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किए तो ये लोग ईमान कर चल रहे थे कि अशिक्षित हैं, गरीब हैं, इनको बेसिक आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, जो एक सच्चाई भी थी। ठीक है, और वहां पर ये लोग आर्थिक मदद कर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर, जैसे स्कूल, जैसे शिक्षा के लिए स्कूल, स्वास्थ्य के लिए आधुनिक तरीके से एलोपैथ पर आधारित क्या अस्पताल इत्यादि की स्थापना की और मानवता के कल्याण के टाइप में इनकी सेवा किए, इनको डेवलपमेंट किए। लेकिन इनके करनी में और इनके उद्देश्य में अंतर था। करनी में तो ये कहीं कहीं अच्छा कार्य कर ले कि उद्देश्य क्या था कि इन सब कार्यों से हृदय परिवर्तन कराकर भी और जो कुछ बाकी लोग हैं उनको आर्थिक मदद देकर, पैसा का लोलुप लालच दिखाकर इनका कन्वर्जन कराया जाए। बहुत से कन्वर्जन हुए, आज भी देखिएगा तो ईसाईकरण सबसे ज्यादा जनजातीय क्षेत्र में दिखाई देगी। अब झारखंड में चले जाइए तो मैक्सिमम आदिवासी वो मुंडा जनजाति से हैं, लेकिन वो ईसाई हो चुके हैं। हमारे भी इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं, किसी को धन का लालच देकर, किसी को शिक्षा स्वास्थ्य का लालच देकर कन्वर्जन करा रहे थे। तो ये चीजें क्या थी कि समाज के जो कुछ पढ़े लिखे वर्ग थे जनजाति समाज के, या कुछ ऐसे लोग थे जो कि ये समझते थे कि अंग्रेज गलत कर रहे हैं, हमारे संस्कृति के साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत से प्रगतिशील तत्व थे। उन लोगों को ये बातें नागवार गुजर रही थी, ये बातें नागवार गुजर रही थी। बाई फोर्स कन्वर्जन इज नॉट फेयर फॉर इंडियन सोसाइटी। ठीक है, बाई फोर्स जो कन्वर्जन हो रहा था वो उचित नहीं था। ठीक है, और इसको इन लोगों ने देखा, समझा, और कहा जाता है कि आदिवासी आंदोलन में असंतोष पैदा करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, तो इस प्रकार से कई पहलू थे जो कि आदिवासी आंदोलन के कारण के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं, जिसको हमने कारण के रूप में देखा। ठीक है, कारण के बाद हम इसके स्वरूप पर विचार करेंगे। ठीक, हमने क्या देखा? कारण देखा। तो जब भी अब आएगा जनजातीय आंदोलन के कारण, तो आप आराम से इसको लिखिएगा। कारण या स्वरूप दोनों भी एक साथ आ सकता है, या कारण आएगा उसके साथ कुछ पुछल्ला जोड़ देगा कि आप जो है वो मुंडा विद्रोह, जो कि पांडे सर पढ़ाएंगे, मुंडा विद्रोह या संथाल विद्रोह आदि आदि करके भी आपके सामने क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसके स्वरूप पर आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वरूप? स्वरूप मीन्स नेचर। एक्चुअल में जो आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जो आंदोलन चल रहा था, ये क्या, हमने पहले ही कॉन्सेप्ट आपको दे चुका हूं मैं कि जो आंदोलन होता है उसका एक स्वरूप होता है, और स्वरूप डिमांड आधारित होता है, क्षेत्र आधारित होता है। इट इज द डिपेंड ऑन टाइम एंड स्पेस, यह समय और काल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो जैसे अभी क्या है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा हॉट मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन जुड़ा हुआ तो इसका एक स्वरूप होगा, ये आर्थिक मांगों पर आधारित है, अपने हित की रक्षा के लिए है, क्षेत्र